हेलो नमस्कार, मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री के आज हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसे आप हिंदी में गोलमेज सम्मेलन के रूप में जानते होंगे, जिसे एक शॉर्ट फॉर्म भी मिलेगी आपको काफ़ी जगह। क्या लिखते हैं भाई? RTC। क्या है? RTC। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है भाई क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और हिंदी में से बोलते हैं भाई गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुई हैं भाई इतिहास में, हिस्ट्री के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुई हैं। कब कब हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 में हुई थी। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है वो 1931 में हुई है, 1931 में हुई है, फर्स्ट 1930 में हुई थी। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है आपकी वो 1932 में हुई है। ठीक है, इन सब की कुछ खास बात रही है। पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये हुई क्यों थी, क्यों हुई थी, इसका रीज़न क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक है। सेकंड, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बीच में क्या क्या हुआ भाई, इनके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। और थर्ड, इसका रिजल्ट क्या निकला। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों बातें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमने अभी आपको बताया कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, RTC इसकी शॉर्ट फॉर्म है। हिंदी में इसे गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। जो फर्स्ट है, जो आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 में हुई थी। जो सेकंड है वो 1931 में। और थर्ड कब हुई है भाई? 1932 में। अगर इन सब की बात करें, इस समय जो PM थे, कहाँ के PM की बात हो रही है भाई? इंडिया के तो PM की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे PM तो 1947 के बाद आएंगे। क्यों? जब हम आज़ाद होंगे। उससे पहले तो हम अभी किसके गुलाम हैं? किसके भाई? ब्रिटिश के गुलाम हैं। तो PM की अगर बात करें तो ब्रिटेन के PM थे जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कौन थे भाई? रैमसे मैकडोनल्ड। क्या नाम है भाई इनका? रैमसे मैकडोनल्ड। अब मैकडोनल्ड तो आप सब लोग जानते होंगे, काफ़ी बच्चे इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पता होगी, मैकडी जिसे कहते हैं। करनाल में है भाई, स्वायो ग्रीन पर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये वही मैकडोनल्ड है। तो रैमसे मैकडोनल्ड। और ये तीनों जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ये थे भाई, क्या थे? ब्रिटेन के PM थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन है भाई? रैमसे मैकडोनल्ड। ठीक है। अगर अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इसकी बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई थी। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं। तो बैकग्राउंड के अंदर देखते हैं भाई किस किस का क्या क्या पॉइंट्स हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हम सीधा आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पढ़ा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर एलिवेट, जिस पे आज आप हमसे जुड़े हो। वहाँ पे आप हिस्ट्री की वीडियोस मिलेंगी। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो तो करना ही है। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे एक हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, वहाँ जाके आपको सीरीज़ में सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आगे चलेंगे। अभी मैंने आपको बताना है कि बैकग्राउंड क्या था। क्या बताना है भाई? बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि। क्या पृष्ठभूमि रही है कि भाई हमने ये जो बातें कर रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों हुआ। सबसे पहला पॉइंट, साइमन कमीशन। क्या है भाई? साइमन कमीशन। अगर साइमन कमीशन की बात करें, आप सबको पता हुआ भाई 1928 में आया था, जिसके सारे के सारे जो प्रतिनिधि थे, सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो कौन थे भाई? अंग्रेज़ थे, जिसकी वजह से भारतीयों ने इनका विद्रोह किया। तो एक साइमन कमीशन था, जिसकी वजह से आपको क्या होता है भाई? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मिलती है। सेकेंड पॉइंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा भाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके अंदर क्या था भाई? गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। किसने किया था भाई? गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी। ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था? इसके अंदर क्या था भाई? बेसिकली नमक के ऊपर कानून थे, उसको वायलेट किया था गांधी जी ने। दांडी मार्च तक गए थे, साबरमती आश्रम से चले थे और दांडी के तट तक पहुँचे थे। वो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और अगर आपकी बात करें थर्ड पॉइंट, अगर आपको एक और चीज़ बताओ, हमारे नेहरू जी हैं, छोटे वाले नहीं, बड़े वाले नेहरू जी। अब छोटे बड़े के बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा सुनना। जो बड़े वाले नेहरू जी उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, और जो छोटे वाले नेहरू उनका नाम क्या है भाई? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री भी रहे हैं।
तो जो बड़े वाले नेहरू हैं उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे क्या बोला गया था, नेहरू रिपोर्ट। क्या बोला गया था भाई, नेहरू रिपोर्ट। और इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ दी थी, क्या दी थी भाई, डोमेनियन स्टेटस की। क्या चीज़ दी थी भाई इन्होंने, डोमेनियन स्टेटस की। अगर आप लोग हमसे पहले जुड़े तो आप सबको इन बारे में पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट क्या है, कब आई, कब इसको मतलब इनवैलिड कर रख दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि भाई आपके रूप से हम गुलाम का टैग तो हटा देंगे, परंतु आखिरी का जो फैसला होगा वो कहाँ से आएगा, ब्रिटेन से आएगा। कहाँ से आएगा भाई, ब्रिटेन से आएगा। मतलब आपको कोई भी रूल रेगुलेशन बनाना है, आप अपनी संसद में उस पर रूल बनाओगे, परंतु जो आखिरी जो साइनिंग अथॉरिटी होगी वो किसके पास होगी, इंग्लैंड के राजा या रानी के पास होगी। तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया था भाई, डोमिनियन स्टेटस के बारे में बोल दिया था। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है भाई, क्या होता है, अंग्रेज ये सोचते हैं कि इन्हें भाई भारत के लोगों के लिए क्या बनाया जाए, संविधान के रूप में काम करा जाए, इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। और इन फैक्टर्स की वजह से क्या होती है भाई, भारत में भारत के लोगों के लिए क्या बनाया जाता है, एक संविधान बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, एक सम्मेलन किया जाता है, और जिसे क्या बोलते हैं भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये पृष्ठभूमि थी, ये इसका बैकग्राउंड था कि जिसकी वजह से क्या होता है भाई, क्या स्टार्ट होता है, गोलमेज सम्मेलन। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, हिंदी में गोलमेज सम्मेलन, इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और शॉर्ट फॉर्म हम लिखते वक्त क्या लिखते हैं भाई, RTC। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, ये कब हुआ भाई, 1930 में। कब हुआ, 1930 में। PM कौन थे भाई यहाँ पे इनके, अभी मैंने बताया था आपको कौन था, रैमसे मैकडोनल्ड। जो पहले जो हमारी ये हुई भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर एक बहुत बड़ी घटना होती है। क्या होती है कि इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या हुआ भाई, कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो सवाल उठता है, देखो मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन ही बता रहा हूँ कि PM कौन था उस समय। दूसरा सवाल ये है कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था भाई, जो INC थी, जो INC थी उसने क्या नहीं किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या नहीं किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। समझ रहे हो बात भाई, किसने पार्टिसिपेट किया था, अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था, और भाई मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और ऐसे कुल मिला के 89 कितने मेंबर्स थे भाई इसके, 89 मेंबर्स थे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है भाई, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये जो मीटिंग्स हुई थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये कहाँ हुई थी भाई, सेंट जेम्स पैलेस। और ये कहाँ है भाई, ये सेंट जेम्स पैलेस कहाँ है, लंदन में। कहाँ है, लंदन में। और आपको समझा देता हूँ भाई, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, 1930 में। प्रधानमंत्री कौन था इंग्लैंड का उस समय, ब्रिटेन का, रैमसे मैकडोनल्ड। किस पार्टी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, कांग्रेस ने। किस व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया था, अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना। और एक खास पॉइंट है भाई, अंबेडकर जी ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, क्या आएगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, तो उनका नाम क्या है, अंबेडकर। ठीक है, और आप सबको ये पता होना चाहिए कि कितने मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं पहले में भाई, 89। और ये कहाँ होता है भाई, सेंट जेम्स पैलेस, और ये कहाँ पे है भाई, लंदन में। ठीक है, अब बात ये उठती है, ये सब लोग किस लिए इकट्ठा हुए थे भाई, भारत के लोगों के लिए क्या बनाना था इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाना था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। आप सबको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई संविधान में जो भी बातें थी उसको सुधार करने के लिए इन लोग इकट्ठा हुए थे। अब फर्स्ट पॉइंट ये है उठता है कि भाई सेकंड की क्यों नीड पड़ी, थर्ड की क्यों नीड पड़ी। अच्छा ये बताओ, जब आप लोग बैठे हो, एक काम आप पूरा नहीं कर पाओगे, तभी तो आप दूसरा और तीसरी बार उसे ट्राई करोगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो किसी न किसी कारण से क्या होगा, विफल हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, विफल हो जाता है। और उसका रीज़न क्या था, सबसे बड़ा रीज़न कांग्रेस थी भाई। क्यों, क्योंकि उस समय भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कौन है, INC थी, और इसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो
इंग्लैंड वालों को लगा, जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के रैमसे मैकडोनल्ड को लगा कि भाई भारत के लोगों के लिए क्या बनाना है, संविधान बनाना है, तो उसके लिए तो कांग्रेस का होना क्या है, अनिवार्य है। क्या है भाई, अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब कंपलसरी है भाई। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए थे, ऐसा माना जाता है। एक फैक्ट हुआ है उसमें ये बोला है कि भाई कांग्रेस 85% भारतीयों क्या करती थी, प्रतिनिधि करती थी, रिप्रेजेंटेशन थी भाई किसकी, आईएनसी की। और इसीलिए कांग्रेस का आना बड़ा ज़रूरी था। अब यहीं पे एक स्टोरी ऐड कर रहा हूँ कि भाई 1931 में क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। और उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये गांधी इरविन पैक्ट, 1931 में होता है, ठीक है, मार्च में होता है ये। आप सबको पता होना चाहिए भाई गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में, और कब हुआ था, मार्च में। अब ये गांधी इरविन समझौता का सबसे पहला पॉइंट क्या था, पैक्ट के अंदर क्या क्या बातें थी भाई, कि इसमें यही था कि भाई कांग्रेस क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी किसके अंदर, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो सबसे बड़ा पॉइंट इनका यही था कि इरविन गांधी जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कि कांग्रेस को पार्टिसिपेट कराओ भाई, इनको भी शामिल करो किसके अंदर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। दूसरा पॉइंट भाई, गांधी इरविन समझौता में जरूरी थोड़ी ना भाई इनको सिर्फ कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए, और भी बहुत सारे पॉइंट थे। दूसरा कि भाई गांधी जी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि भाई जो सोल्ट बनाने का अधिकार है, वो किसको मिलना चाहिए, भारतीयों को मिलना चाहिए। जिसके लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सवर्णावज्ञा आंदोलन था जो हमारा, अंग्रेजों ने बंद कराया था, उसका रीज़न यही था कि गांधी इरविन समझौता हो जाता है और उसके अंदर इरविन मान जाते हैं किसके लिए, कि भारतीय लोग अपना क्या बना सकते हैं, नमक बना सकते हैं, सोल्ट बना सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट इससे पहले भारत के साथ क्या था भाई, आप अपना नमक भी नहीं बना सकते थे। ऐसे बुरे बुरे कानून बना रखे थे अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये गांधी इरविन समझौता था। तीसरा पॉइंट जो इसका बहुत बच्चों को शायद पता हो, बट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। गांधी जी ने बोला भाई जितने भी कांग्रेस के ऊपर, आईएनसी के ऊपर जो भी आरोप लगा रखे हैं, जितने भी केसेस चल रहे हैं ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, उन सबको क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। जितने भी केस, जितने भी आरोप कांग्रेस के ऊपर किसने लगा रखे हैं भाई, ब्रिटिश हुकूमत ने लगा रखे हैं, उसको क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ये तीसरा पॉइंट गांधी ने रखा किसके सामने भाई, इरविन जी के सामने। और इरविन जी को उनकी बात माननी पड़ी, क्यों, क्योंकि भाई गांधी जी बड़े एक शक्तिशाली नेता थे। तो कांग्रेस के ऊपर जितने भी आरोप थे वो सारे के सारे क्या हुए, जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे क्या करने पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा भाई। किसको करना पड़ा, ब्रिटिश को भाई, ब्रिटेन को, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट गांधी इरविन समझौते में क्या था कि भाई जितने भी लोग जेल में हैं, जितने भी कैदी हैं भारतीय लोग, उन सबको रिहा कर दिया जाए। समझना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी होगी 23 मार्च 1931 के दिन, जिसके रूप में आप शहीदी दिवस मनाते, वो पॉइंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना कि जो 4th पॉइंट है उसके अंदर क्या होगा कि भाई इसके अंदर ये बोला गया जितने भी प्रिजनर्स हैं उन सबको छोड़ दो। किसको सिर्फ नहीं छोड़ना, जिसने क्या किया हो भाई, वायलेंस किया हो। किसको नहीं छोड़ना, जिसने वायलेंस न किया हो, ठीक है। और सब प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जितने भी राजनीतिक कैदी थे, सब कुछ रिहा कर दिया गया। परंतु किसे नहीं छोड़ा गया, जो किस में शामिल हो भाई, वायलेंस में शामिल हो। किस में शामिल हो, लड़ाई झगड़े में शामिल हो। और ये पॉइंट रखने के बाद इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च के दिन क्या दी गई भाई, फांसी की सज़ा हो जाती है। और आप सबको पता होना चाहिए भाई, एक पॉइंट है कि किस जज ने ये फैसला सुनाया था कि इनको फांसी दी जाएगी, तो उनका नाम था भाई, क्या नाम था, G.C. हिल्टन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई इसको क्या बोलते हैं, कौन, क्या नाम था उस जज का जिसने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी। उस जज का नाम क्या है, G.C. हिल्टन। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा आगे चलेंगे। और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी ने कोई प्रयास नहीं किया इनकी फांसी रुकवाने के लिए, कहीं ना कहीं वो गलत है, उन्होंने इतिहास का थोड़ा अधूरा ज्ञान है उनके पास।
तो इसलिए मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ, गांधी जी ने फॉर्मली ब्रिटिश हुकूमत को कुछ नहीं बोला था, पर एक बुक है उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है गांधी जी ने जो ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी ऑफिसर हैं उनको एक लेटर लिखा था, इनफॉर्मली उनको बोला था कि भाई ये फांसी की सज़ा टाल दी जाए, परंतु उन्होंने ये क्लोज हटा दिया, भाई हम आपके राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, नॉर्मल कैदी सबको छोड़ देंगे, परंतु जिसने वॉयलेंस की है उनको नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से इन सबको फांसी। और आप 23 मार्च को क्या बनाते हैं भाई? शहीदी दिवस। क्या बनाते हैं? शहीदी दिवस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यहाँ से भी कि किस दिन बनाया जाता है शहीदी? 23 मार्च को। क्यों बनाया जाता है? कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई थी? फांसी। और कौन सा जज था जिसने फांसी दी थी? G.C. हिल्टन। ठीक है, तो ये गांधी इरविन समझौता था। अब चलते हैं हमारे पॉइंट पे जिसके लिए आज क्लास स्टार्ट किया हमने। क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो चलेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड RTC, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और आप सबको पता होना चाहिए भाई कि इसके अंदर क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट वही गांधी इरविन समझौते की वजह से क्या हुआ कि पहला जो पॉइंट बनता है कि कांग्रेस ने इसमें क्या किया भाई? पार्टिसिपेट किया। क्या किया कांग्रेस ने इसमें? पार्टिसिपेट किया। और कौन कौन गए भाई कांग्रेस की तरफ से? ऐसा बोला गया है भाई गांधी जी खुद गए और सरोजिनी नायडू। कोई भाई ये किसी नाम के मोहताज नहीं है मैम, सरोजिनी नायडू बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिया के लिए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यही थे, पहली महिला जो भारत की INC की वो बनते हैं भाई, प्रेसिडेंट बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, वो भी यही हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए भाई ये बातें। दूसरा, इसके अंदर अंबेडकर जी मौजूद थे, आपको पता ही है। पहला पॉइंट हमने बोला है कि क्या अंबेडकर जी सब में थे, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी अंबेडकर जी थे। और ये भी कहाँ हुई थी भाई? अभी बताया था हमने, सेंट जेम्स पैलेस के अंदर। और ये कहाँ है भाई? वहीं लंदन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा मतभेद हो जाता है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कि भाई अंबेडकर जी बोलते हैं कि दलितों को प्रतिनिधि मिलना चाहिए, और अंबेडकर जी ने बोला कि भाई ये जब बातें हम अपने घर जाके सुलझा लेंगे, अभी हमें देश के बारे में बात करनी है, ना कि संप्रदाय के बारे में बात करनी है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था। और यहीं पे एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे एक बड़ा एक बेहतरीन वाक्य होता है। गांधी जी क्या करते हैं भाई? ब्रिटेन के एक राजा है, जॉर्ज 5 कहते हैं, जिसे हिंदी में जॉर्ज पंचम बोलते हैं। तो जॉर्ज 5 से मिलने जाते हैं और किंग्सले पैलेस एक क्या है भाई? किंग्सले, यहाँ पे रुकते हैं। और जब ये मीटिंग होती है भाई गांधी जी और जॉर्ज 5 की, इसके बाद एक व्यक्ति हैं, आप सब ने शायद नाम सुना हो, जो बच्चा पढ़ता है उसे ज़रूर पता होगा, विंस्टन चर्चिल, जो बाद में जाके इनके प्रधानमंत्री बनते हैं भाई। किनके? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये क्या बनते हैं? प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। और ये गांधी जी को धोती कुर्ते में देखते हैं भाई, धोती में देखते हैं, और गांधी को क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं भाई? एक संज्ञा देते हैं। और ये पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को किसने हाफ नेक्ड बैगर बोला है? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था भाई? विंस्टन चर्चिल। क्या बोला था? हाफ नेक्ड बैगर। और हिंदी में इसको बोला जाएगा भाई अर्ध नग्न फकीर के एक रूप में संज्ञा दी थी। इनको कपड़े को देख के जज किया, और इन्हें नहीं पता था कि आने वाले टाइम में ब्रिटेन की संसद में गांधी जी का जो स्टैचू है वो इन्हीं के साइड में बनेगा। देख लो भाई, यही कर्म होते हैं कि बाद में इंसान को पता नहीं था, वो बोल तो देता है पर उसे ये नहीं पता कि इसका फल क्या निकलेगा, इसके बाद के कार्य क्या निकलेंगे। तो विंस्टन चर्चिल गांधी जी को क्या बोलते हैं भाई? हाफ नेक्ड बैगर बोलते हैं, अर्धनग्न भिखारी बोलते हैं। कब? जब वो जॉर्ज 5 से मिलने के लिए जाते हैं। ये सब बातें कब की हैं भाई? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। और इसके अंदर कितने मेंबर थे भाई? 74 मेंबर्स मौजूद थे इस मीटिंग के टाइम, जब ये मीटिंग होती है। और ये भी एक फेल हो जाती है भाई। ठीक है, चलेंगे भाई थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, वो कब होगी भाई? 1932 में। कब होती है थर्ड भाई? 1932 में।
अब इसमें क्या होगा भाई, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ एक सवाल यहाँ से होता है भाई, कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेशन लिया था, सम्मिलित हुए थे, वो संसद आएगा आपका दूसरा। कब आएगा भाई, सेकंड आरटीसी में कांग्रेस थी सिर्फ। और ये कब होता है, 1931 में। इसके अंदर कौन मौजूद था, कांग्रेस मौजूद थी। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, स्टार लगा सकते हो आप लोग, ठीक है। बट जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर कांग्रेस क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं है भाई। आपको पता ही है एक और पॉइंट, अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद होते हैं, तो अंबेडकर जी यहाँ पे भी मौजूद थे, ठीक है। अब एक बात चलते हैं भाई, ये बातें भी विफल हो जाती है क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस एक ज़रूरी थी। तो ये तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं भाई। क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। और इसके बाद ब्रिटेन क्या करता है, एक वाइट पेपर जारी करता है, श्वेत पत्र जारी करता है, ठीक है। और इनके बाद क्या करते हैं भाई, एक लिंथिन-गो करके व्यक्ति है जो बाद में वाइसरॉय भी बनते हैं भारत के, उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। क्या नाम था भाई उनका, लिंथिन-गो। आप सबको पता होना चाहिए। ये भारत में बाद में भारत के क्या बनते हैं, वाइसरॉय भी बनते हैं। और ये अपना डाटा इकट्ठा करते हैं, और जिसकी वजह से भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया जाता है। क्या लाया जाता है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय अधिनियम के तहत 1935 का जो एक्ट है वो कौन लेके आया था भाई, लिंथिन-गो लेके आए थे अपनी अध्यक्षता के कारण, ठीक है। बहुत सारी बातें थी। और एक 4 फैक्ट बताऊंगा, जो भारत का संविधान है, आज जो भारत का संविधान है उसे काफ़ी हिस्सा 1935 से लिया गया है, ठीक है। और ये बातें आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत के संविधान कब बना था, कैसे बना था, ये पॉलिटी में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। अगर हम बात करें, ये सब बातें भाई किसकी हैं, किसकी हैं, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो एक बार दोबारा से थोड़ी सी बातें आपको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंपॉर्टेंट 12 बातों के बारे में जान लेते हैं कि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इन क्वेश्चन से, ठीक है। पहला कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है भाई, 1930 में। दूसरी कब होती है, 1931 में। तीसरी कब होती है, 1932 में, ठीक है। कांग्रेस ने यहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ भी पार्टिसिपेट नहीं किया। अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया। ये हुई कहाँ पे थी, सेंट जेम्स पैलेस में, ठीक है। गांधी जी कब गए थे, सेकंड वाली में। किससे मिले थे, जॉर्ज फिफ्थ से। किसने उनको हाफ नेक्ड बैगर बोला था, विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। ये जितने भी मैंने बात बताई, पीएम कौन था उस समय, रैमसे मैकडोनल्ड। किसने अध्यक्षता की भी बाद में, किसने की, लिंथिन-गो ने। और उसकी वजह से क्या आया, भारतीय अधिनियम आया, कौन सा, 1935 का। तो ये जितनी भी बातें हैं, इसके अंदर कितने मेंबर थे भाई, इसमें 89 थे, इसमें 74 थे। शायद इसमें मैंने नहीं बताया था, बट लिख लेना कितने थे भाई, 46 मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए भाई। और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे भाई, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अभी भी भाई ऐसा है, इंस्टीट्यूट का खुलना नहीं खुलना अभी पता नहीं है, अनश्योर है। बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, ठीक है। पर जल्दी नॉर्मल क्लासेस भी लगेंगी। बट अभी हमारी कोशिश है कि किसी माध्यम से, इसी मीडियम से आप तक जुड़े रहें। और एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, आज नहीं कल होंगे। बट ऐसा भी सुना है कि भाई सितंबर अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी पर लगे रहें भाई, तैयारी से जुड़े रहें और ध्यान रखें अपना, ठीक है। जय हिंद, बाय।